गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आपकी 10th क्लास की विज्ञान की, जिसे हम साइंस बोलते हैं, उसकी वर्कशीट है, कार्यपत्रक है, जिसका जो नंबर है वो है 45 और जिसकी डेट है 16 अक्टूबर 2020। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो हमारा जो चल रहा है वो आवर्ती सारणी वाला चल रहा है, वर्गीकरण वाला चल रहा है। ठीक है, इसमें आज जो हम पढ़ेंगे मेंडलीव की आवर्ती सारणी की उपलब्धियां एवं मेंडल के वर्गीकरण की सीमाएं। इसमें जो हमने लास्ट क्लास में हमने मेंडलीव की आवर्ती सारणी के बारे में पढ़ा था और आज भी हम मेंडलीव के ही बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसकी उपलब्धियां कि मेंडलीव की क्या मेंडलीव की आवर्ती की सारणी की क्या उपलब्धियां थी, क्या अचीवमेंट थी और उसकी सीमाएं मतलब लिमिटेशंस क्या थी, आज हम वो पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या है, हम शुरू करते हैं। मेंडलीव ने जब आवर्ती सारणी पर काम किया तब 63 तत्व थे। आपने लास्ट में क्लास में भी पढ़ा था, कार्यपत्रक में उन्होंने कितने तत्वों पर काम किया था, 63 पे। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होता है, यह जो हम पहले पढ़ चुके हैं। मेंडलीव की आवर्ती सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ जो ग्रुप कहलाते हैं और क्षैतिज ग्रुप की को पीरियड बोलते हैं। क्या जो ये वाला होता है, जो ऐसे चलते हैं, हम ये क्या बोलते हैं, हम इसको पीरियड बोलते हैं। ठीक है ना, हम बोलते हैं पीरियड, बोलते हैं हम पीरियड बोलते हैं। और जब हम नीचे की साइड आते हैं वर्टिकली, जब हम आते हैं इसको क्या बोलते हैं, हम ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम ग्रुप बोलते हैं या हम समूह बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी के आगे, इसको ही आगे लेके हम चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि मेंडलीव की जो आवर्ती सारणी थी उसकी जो उपलब्धियां क्या थी, उसकी अचीवमेंट, जिसको हम अचीवमेंट भी बोलते हैं, कि उसकी अचीवमेंट क्या थी, हम वो पढ़ते हैं। क्या है, फर्स्ट, मेंडलीव ने अपनी आवर्ती सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा। वे इस प्रकार ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में भी बताया था कि मेंडलीव ने क्या है, मेंडलीव इतने समझदार, मतलब इतने होशियार साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या है, अपनी जो उन्होंने, हमने लास्ट क्लास में वो देखी थी ना, हमें टेबल सी, उन्होंने कई जगह है थोड़े थोड़े रिक्त स्थान, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स सॉरी, रिक्त स्थान मतलब जगह छोड़ रखी थी कि कोई उसमें एलिमेंट आ जाए। तो इसमें अब यही है, क्या अचीवमेंट में क्या है कि मेंडलीव ने अपनी आवर्ती सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा। वे इस प्रकार ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक नहीं थे। उन्होंने छोड़ा क्योंकि उन्हें लगा कि इसके बीच में जो मैंने एलिमेंट लिए हैं, मैंने तत्व लिए हैं, उसके बीच में कोई शायद आ सकता है, इसलिए उन्होंने उसकी जगह को छोड़ दिया ताकि उनकी जो आवर्त सारणी है वो डिस्टर्ब ना हो, उनके जो तत्व है इधर से उधर ना हो। इसलिए उन्होंने क्या करा कि उसके लिए, कि उनको लगा कि इसके बीच में कोई आ सकता है, इसलिए उनके लिए उन्होंने क्या करा, जगह छोड़ दी। ठीक है, अब फिर क्या है, अनुमानित तत्व, जो उनको लगा कि हाँ ये अनुमानित तत्व उनको ये लगे, और जो वाकई में जो उनको लगा ना कि अनुमानित तत्व ये हो सकते हैं, तो बाद में जब ये डिस्कवर्ड हुए, बाद में जब इनकी खोज हुई, तो वास्तव में ये वही तत्व निकले। ठीक है ना, ऐसे ही तत्व निकले। पहले उन्होंने जो हमारे मेंडलीव ने जो अनुमानित तत्व थे उनको नाम क्या दिया, एका बोरॉन। क्या दिया, एका बोरॉन, जो वास्तव में क्या कहलाता है अब, स्कैंडियम। क्या कहलाता है, स्कैंडियम। एका एल्यूमिनियम, जो उन्होंने नाम दिया कि हाँ ये एका एल्यूमिनियम आ सकता है, जो फिर उसको वास्तव में नाम क्या मिला, गैलियम। क्या मिला, गैलियम। फिर एका सिलिकॉन, उसको नाम क्या मिला, जर्मेनियम। तो उन्होंने क्या है, इस तरीके से उसकी जगह छोड़ दी थी और उन्होंने कहा, अनुमानित तत्व लगाया, अनुमान लगाया कि ये तत्व हो सकते हैं, और बाद में इन तत्वों को एक नाम, वास्तव में एक नाम दे दिया, ये वाले जो जिनको हम अब जानते हैं। ठीक है, दूसरा क्या था, उनके द्वारा अनुमानित तत्वों के गुणधर्मों का अनुमान भी बाद में सही पाया गया। मतलब जो उन्होंने गुणधर्म बताए थे ना अनुमानित तत्वों के, उनके ये थे, और वो बिल्कुल ऑलमोस्ट, मतलब बिल्कुल सही पाया गया। जैसे एक्का एल्यूमिनियम और गैलियम ले लो। जैसे हमारा एक्का एल्यूमिनियम है, एक्का एल्यूमिनियम ये है, एक्का एल्यूमिनियम जो मेंडलीव ने तत्व को अनुमानित तत्व का नाम है, और गैलियम का है जो वास्तव में अब नाम है। अब देखो उनके प्रॉपर्टीज को देखते हैं हम, क्या गुणधर्म देखो, परमाणु द्रव्यमान एक्का एल्यूमिनियम का, जो मेंडलीव ने कहा कि 68 होगा, तो जब बाद में डिस्कवर्ड हुआ, बाद में इन पे खोज हुई, तो उसका क्या पाया गया, 69.7, जो करीब करीब बिल्कुल सही मिलता है। और उन्होंने ऑक्साइड का सूत्र दिया, उसके ऑक्साइड माने जब हम ऑक्सीजन के साथ बनाते हैं, तो उन्होंने E2O3 दिया। मतलब ये जो कोई भी गैलियम जो मतलब जो भी कोई तत्व बाद में मिलेगा, उसकी जगह आ जाएगा। तो उनका भी क्या बना, बिल्कुल सेम बना, Ga गैलियम का वो होता है सूत्र, और 2O3 ये मतलब गैलियम का सिंबल होता है Ga।
और क्लोराइड का सूत्र, और उन्होंने जब क्लोराइड के साथ उनका बनाया तो भी क्या है, ये सेम बन गया। ठीक है ना, उन्होंने क्या रखा ये कि जब क्लोराइड के साथ ये बना है एक का एल्यूमिनियम, तो इसका सूत्र ये है। और जब बाद में गैलियम जो है डिस्कवर्ड हुआ और उस पर उसकी खोज हुई, उसके मतलब उसकी गुणधर्म को जाना गया, तो वास्तव में ही जब गैलियम के साथ जो बना तो वो क्या बना, ये बना। ठीक है, तो बिल्कुल ही उन्होंने जो खोज करी थी वो बिल्कुल सही साबित हुई, उनका अनुमान जो है बिल्कुल सही साबित हुआ। ठीक है ना, अब क्या है, थर्ड क्या है, मेंडलीव की आवर्ती सारणी में उत्कृष्ट गैसों जिनकी खोज बाद में, उत्कृष्ट गैसों मतलब नोबल गैस, ये नोबल गैस के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे 18 उसमें आता है। ठीक है ना, उनकी खोज बाद में हुई, को भी पिछली अवस्था को छोड़े बिना नए समूह में रखा गया। ठीक है, उन्होंने क्या है, उत्कृष्ट गैसों की भी खोज को हुई ना, उसकी मेंडलीव की आवर्ती सारणी में उत्कृष्ट गैसों जिनकी खोज बाद में, उत्कृष्ट गैस मतलब बताया आपको नोबल गैस ही, को भी पिछली अवस्था को छेड़ बिना, मतलब उनकी जो उन्होंने अपनी वो दी थी, टेबल दी थी, उनको बिना छेड़े बिना, मतलब उनको बिना डिस्टर्ब किया, उनको एक अलग जो है अलग समूह में रख दिया गया। मतलब जो आगे की जो उन्होंने ये अपनी टेबल बनाई थी उसको बिल्कुल भी छेड़छाड़ उसके साथ नहीं की गई। ठीक है ना, और उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया। ठीक है ना, रिशफलिंग नहीं हुई, और उनको एक नया समूह किसको है दे दिया, किसको, उत्कृष्ट गैसों को, जिसको हम नोबल गैस बोलते हैं। ठीक है, अब फिर ये क्या, ये हमारे क्या थे, ये हमारे मेंडलीव की आवर्ती सारणी के अचीवमेंट थे, उपलब्धियाँ थी। अब ये पढ़ते हैं हम क्या है, मेंडलीव ने तत्वों से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना। ये हमारा इंपॉर्टेंट है कि मेंडलीव ने तत्वों से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्रों को तत्वों के वर्गीकरण के, मतलब वो तत्वों के वर्गीकरण कर रहे थे, तो उन्होंने ये देखा कि ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के साथ कौन सा तत्व जो है वो अपना सूत्र बना सकता है। तो ये उनका जो उनके वर्गीकरण का जो है ये मूल गुणधर्म था। ये आपके क्वेश्चन भी आएंगे। अब हमने पढ़ ली इसकी उपलब्धियां, अब हम पढ़ेंगे इसकी सीमाएं। किसकी, मेंडलीव की आवर्ती सारणी की सीमाएं क्या है, पहली, मेंडलीव अपनी आवर्ती सारणी में हाइड्रोजन की सही स्थिति का पता नहीं लगा सके। जो हमारा हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना, उसकी ये सही से स्थिति का पता नहीं लगा पाए। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के गुणधर्म क्षारीय धातु व हैलोजन दोनों से मिलता है, क्योंकि वो इसलिए इसकी स्थिति का, हाइड्रोजन की स्थिति का अनुमान नहीं लगा पाए सही से। क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन के गुणधर्म है ना, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है, क्षारीय धातु एल्कली मेटल बोलते हैं, और जो है हैलोजन दोनों से मिलती थी। हैलोजन क्या है, जो बाद में डिस्कवर्ड हुआ वो ग्रुप, ठीक है, जिसमें हीलियम, नियोन, आर्गन आती है। ठीक है, अब आके क्या पढ़ते हैं हम कि क्षारीय धातु की भांति हाइड्रोजन भी हैलोजन, ऑक्सीजन व सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक में बन जाता है। जैसे हमारे सोडियम बन रहा है ना, क्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ। ठीक है ना, ऐसे ही हमारा जो हाइड्रोजन है ये भी क्या है, इनके साथ क्या है, यौगिक बना देता है। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया, हाइड्रोजन ऑक्साइड बन गया, हाइड्रोजन सल्फाइड बन गया। ये कौन है, ये हमारे क्षारीय धातु क्या है, किसके साथ बना रही है, ये नॉन मेटल के मतलब अधातु के साथ बना रही है। तो क्या है, क्षारीय धातु की भांति हाइड्रोजन भी हैलोजन, ऑक्सीजन व सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक को बना देता है। अब क्या है, अब हैलोजन की भांति हाइड्रोजन भी द्विपरमाणु होता है, और वह धातु व अधातु के साथ अभिक्रिया कर संयोगी यौगिक बनाता है। ठीक है ना, कोवलेंट बॉन्ड जिसे बोलते हैं हम, हैलोजन की भांति कोवलेंट बॉन्ड या सह संयोजी वो होता है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को, जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम शेयर करते हैं, शेयर के साथ हम बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम सह संयोजी यौगिक। ठीक है, हमें ये भी समझ में आ गया। अब दूसरा क्या है, यदि परमाणु संख्या को आधार माना जाए तो एक ही तत्व के समस्थानिकों को अलग अलग स्थान पर रखा जाएगा। ठीक है, जिससे आवर्त सारणी अव्यवस्थित होती है। ठीक है ना, अगर हम यदि परमाणु संख्या को आधार माना जाए तो क्या हो, एक ही तत्व के समस्थानों को अलग अलग स्थानों पर रखा जाएगा, जिसमें आवर्त सारणी जो है अव्यवस्थित हमारी हो जाएगी। तो ये भी इनका एक था, लिमिटेशन था ये। ठीक है, और दूसरा वो क्या है, तीसरा, एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने में भी परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता।
कि भाई अगर हम एक तत्व से दूसरे एलिमेंट की तरफ जा रहे हैं तो ये नहीं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है उनका सेम बढ़ रहा है, जैसे मतलब एक बढ़ा तो दो बढ़ा, ऐसे नहीं है, वो कुछ भी बढ़ सकता है। इसलिए ये भी इसका क्या था, एक लिमिटेशन था। क्या है कि एक तत्व से दूसरे तत्व बढ़ने में भी परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता। इस प्रकार यह अनुमान लगा पाना असंभव नहीं था कि दो तत्वों के मध्य कितने तत्वों की खोज होगी। तो ये भी वो जो है हमारे जो मेंडलीव है इसको भी नहीं बता पाए। तो बच्चों ये हमारी हो गई आज की वर्कशीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन। क्या है, कौन आवर्ती सारणी के जनक के नाम से जाने जाते हैं? उन्होंने कौन से गुणधर्म का प्रयोग आवर्ती तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए किया? तो क्या आ जाएगा हमारे जो उसका डिस्कवर थे, क्या हमारे थे वो मेंडलीव थे। कौन थे? मेंडलीव। और क्या है, उन्होंने कौन से गुणधर्म को बनाया? उन्होंने ये गुणधर्म को बताया कि मेंडलीव ने तत्वों से बनने वाले हाइड्रोजन एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म बताया। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, मेंडलीव ने अपनी आवर्ती सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा। वे इस प्रकार ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। इन तत्वों के नाम लिखिए। वह ये भी बताया कि इन तत्वों के नाम, इन्हें क्या नाम दिया गया। अब हम क्या लिख देंगे, हमारा ये कौन से अनुमान लगाए थे उन्होंने, ये एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। और तो अब ये वास्तव में किस नाम से जाने जाते हैं? स्कैंडियम, अक्का एल्यूमिनियम गैलियम और एक्का से एल्यूमिनियम जर्मेनियम के नाम से जाना जाता है। और हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ से अपना लिख लेंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या आता है, मेंडलीव की आवर्ती सारणी की उपलब्धियाँ क्या थी? मेंडलीव की आवर्ती सारणी की उपलब्धियाँ क्या थी? उपलब्धियाँ हमने अभी पढ़ी है। हमारा ये रहा कि आवर्ती सारणी में कुछ उन्होंने रिक्त स्थान छोड़ दिए थे, ये उनकी उपलब्धियाँ है। ये उपलब्धि है ये सेकंड वाले की उनके द्वारा अनुमानित तत्वों के गुणधर्मों का अनुमान बाद में सही पाया गया। मतलब जो उन्होंने लगाया था कि हाँ ये होंगे, उनका सेम टू सेम वही अनुमान पाया गया। और तीसरा क्या है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों की खोज, जिनकी खोज बाद में हुई थी, को भी पिछली अवस्था को, मतलब उनकी आवर्ती को बिना छेड़े, बिना उनकी स्थिति को हटाए तत्वों की उनको एक समूह मिल गया अलग से। किसको? उत्कृष्ट गैसों को। ये इसकी क्या हो गई? उपलब्धियाँ हो गई। अब क्या है मेंडलीव की, चौथा क्वेश्चन क्या है, मेंडलीव की आवर्ती सारणी की सीमाएं क्या थी? सीमाएं हमने अभी पढ़ी है। क्या है, एक तो वो हाइड्रोजन की स्थिति को नहीं बता पाए कि हाइड्रोजन की स्थिति कहाँ होगी, किसके बीच में होगी, वो इसको नहीं बता पाए, क्योंकि जो हाइड्रोजन था उसकी जो गुणधर्म थे वो क्षार धातु व हैलोजन से मिलते जुलते थे, इसलिए वो उसकी सही पोजीशन को नहीं बता पाया। दूसरा हम ये लिख देंगे कि यदि परमाणु संख्या को आधार माना जाए तो एक ही तत्व के समस्थानिक को अलग अलग स्थान रखा जाएगा, जिससे आवर्ती सारणी अव्यवस्थित होगी। ये भी नहीं बता पाए। ठीक है ना। और तीसरा हम क्या लिख देंगे, एक तत्व से दूसरे तत्व को बढ़ने में भी परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता, क्योंकि नियमित रूप से बढ़ता तो उनकी जो आवर्ती सारणी हो बिल्कुल सही होती, लेकिन नियमित रूप से नहीं बढ़ता था। तो बच्चों ये हमारी आज की वर्कशीट है। हमें ये जरूर याद रखना है, क्योंकि आपको पता है कोविड चल रहा है, कोविड एक महामारी चल रही है जिसमें हमें 2 गज की दूरी को हमेशा याद रखना है, हमेशा पालन करना है। कहीं बार हम जाएं तो हम मास्क लगा के जाएं। बच्चों ये आपकी आज की जो है वर्कशीट है। ठीक है ना। हमारी ये क्या है, वर्कशीट है। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारा चैनल जो है SR लर्निंग उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलेंगे हम आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।